वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर फॉर कैपेसिटेंस टुडे। हमने अब तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें पोटेंशियल को कवर किया है और अब हम कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो कैपेसिटेंस में हम जानेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को। हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे इस चैप्टर के। आधा चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने पोटेंशियल के बारे में आपको बताया है, और अब जो आधा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें हम कैपेसिटेंस की बात करने वाले हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन बच्चों का भी पिछले पोर्शन में कवर नहीं हो पाया है पूरी तरह से, मतलब उन्हें डाउट्स हैं, मैं उन बच्चों को ऑफलाइन में बुलाऊंगा इस संडे से भी पहले, बल्कि इसी वीक में मैं उन्हें बुलाकर उनके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। जिन टॉपिक्स में उनको दिक्कत है वो टॉपिक्स दोबारा कराऊंगा। आप पूरा अपना अच्छे से कवर कर कर आगे बढ़े, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। वॉइस क्लियर है बेटे सभी बच्चों को मेरी? चलिए बहुत अच्छे। तो स्टार्ट करते हैं। आज से अपना टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पोटेंशियल के बारे में सीखा, हमने एनर्जी के बारे में सीखा है, एनर्जी ऑफ चार्जेस के बारे में सीखा। जब बात आती है किसकी? कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस कहता ही क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब क्या था? कैपेसिटेंस का मतलब था चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ही क्या है? कैपेसिटेंस कहलाती है। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। भाई कोई भी टैंक है तो उसकी कुछ कैपेसिटी है। कोई भी अगर टैंक है तो उसकी क्या है? कुछ कैपेसिटी है कि ये एक टैंक है तो ये कुछ पानी अपने अंदर स्टोर करने लगेगा। तो ये अपने अंदर कुछ पानी को स्टोर कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि ये कितना भी पानी स्टोर कर लेगा? भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बकेट भर जाएगी, ये टैंक भर जाएगा पूरा ऊपर तक। और ज्यादा पानी इसको देने पर पानी ओवरफ्लो करने लग जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा। यानी इसकी कैपेसिटी जितनी है उतना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर नहीं कर पाएगा। भाई तो अगर ऐसा है तो इसी बात को चार्ज की फॉर्म में समझें तो कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। और किस तरह का देखने को मिलेगा आपको? जब कभी भी आप कैपेसिटर पढ़ेंगे, ट्वेल्थ क्लास की मैं बात करूं, तो ये फैन में किस तरह का जो ये सेल टाइप लगा होता है, इसी को कैपेसिटर कहा जाता है। और आप देख पाएंगे इसकी दो वायर्स भी हैं। भाई तो इसमें दो वायर्स हैं। ये चार्ज किस तरह से स्टोर करता है मैं बताऊंगा आपको। ये किस तरह का चार्ज स्टोर कर सकता है एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये बात करते हैं कि किस तरह से चार्ज स्टोर कर सकता है अपने। भाई ये एक्सटेंशन है, ये 220 वोल्ट से मैंने कनेक्ट की हुई है। तो एक बात ध्यान से भाई आप इसे चेक कर सकते हैं घर पे जो मैं करके दिखा रहा हूं, बट वायर्स को टच मत करना। अभी तो कर सकते हो आप भाई, अभी तो इसको टच कर सकते हो, इस तरह से दोनों पॉइंट्स को टच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जो जब ये चार्जिंग हो जाएगी, इसकी चार्जिंग किस तरह से होगी भाई? इसके दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर सकते थे? इस तरह से सॉकेट में डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव सॉकेट। भाई यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? 220 वोल्ट एसी मिल रहा है मुझे यहाँ पर। 220 वोल्ट का पोटेंशियल है और एसी सप्लाई मिल रही है मुझे यहाँ पर। और इसके साथ जब मैंने इसे कनेक्ट किया है, थोड़ी सी स्पार्किंग आपको यहां सुनाई दी होगी, मैं दोबारा दिखाऊंगा। और भाई उससे भी ज्यादा स्पार्किंग टच करने पर आपको दिखाई देगी भाई इस तरह से। मे भी आपने स्पार्क देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। दोबारा से देखिएगा कि एक बार मैंने जब इससे कनेक्ट किया है स्विच को यहाँ पर, तो मैंने इसे चार्ज दिया है, तो यहाँ थोड़ी सी स्पार्किंग होगी और ज्यादा देर तक नहीं होगी। अब इसकी चार्जिंग हो गई है। चार्जिंग होने के बाद जब आपने इसे एक दूसरे से कनेक्ट किया तो ये एक स्पार्क आपको इसके अंदर दिखाई दी होगी। सभी बच्चों को दिखाई दी? सभी बच्चों को? चलिए अगर आपको ऐसा, जब आपने इसकी चार्जिंग कर दी थी, यानी जब आपने इसे स्विच में लगा दिया था, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप टच मत करिएगा भाई।
चार्जिंग करने के बाद अगर आपने इन पॉइंट्स को इस तरह से टच किया तो भाई बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, इस पर लिखा हुआ है 440 वोल्ट एसी लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अगर आपने बड़े ध्यान से आप देख पाएंगे, कैमरे के ज्यादा क्लोज लाने पर में भी आप देख पाएंगे, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको, इतना क्लियर नहीं है क्योंकि 440 वोल्ट मतलब आपको बहुत हाई वोल्टेज का झटका लगेगा भाई, क्योंकि इसने अपने ऊपर चार्ज स्टोर किया था। इसका काम ही क्या है, ये फैन को एक हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने पढ़ा है ना इनर्शिया, इनर्शिया के कारण एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती, तो ये जब स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, इसे स्टार्टअप देने के लिए इस कैपेसिटर की जरूरत है। इसने बहुत सारा चार्ज अपने ऊपर स्टोर किया और हाई पोटेंशियल क्रिएट किया, फैन को इनिशियल स्टार्टअप मिला। ये टाइम के साथ वीक हो जाते हैं, आपके घर का फैन स्लो हो जाता है। आपके रूम में या आपके घर में किसी भी रूम का जो भी फैन स्लो हो चुका है बहुत ही, आप 45 30 या 35 रुपीज का लाकर इसे ये चेंज कर दीजिए, आपका फैन तेज हो जाएगा और आपको एसी की में भी जरूरत ना पड़े। तो ये कैपेसिटर है। और ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर या किसी रिमोट में या चार्जर में देखे होंगे, जो ऐसे छोटे छोटे होते हैं भाई। और ये मत सोचना भाई कि ये छोटे छोटे कैपेसिटर हो गए हैं तो ये ज्यादा स्ट्रोंग होगा और ये वीक हो गया होगा ना। दोनों की अगर पढ़कर देखेंगे तो ये वाला आपका कैपेसिटर 3.15 मेगा फेराड का था। कहने का मतलब इसकी अपनी अलग कैपेसिटी है और दूसरे की अपनी अलग कैपेसिटी मिलेगी। ये उससे छोटा है और इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा मिल सकती है। 147 माइक्रो फेराड है भाई ये। वो मेगा में था लेकिन इस वक्त ज्यादा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे जो छोटे होंगे साइज में, लेकिन उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लैक ब्लू कलर के आपने कैपेसिटर्स देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। देखे भाई आप सभी ने? हाँ सभी बच्चों ने। और किसने देखे भाई? बहुत कम बच्चों ने देखे हैं। हाँ, तो ये आप अपने टीवी का रिमोट खोलेंगे या आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोल देंगे, चार्जर, मोबाइल चार्जर में भी मिल जाएंगे, ऐसी चीजें उसके अंदर लगी हुई मिलेंगी आपको। ये कैपेसिटर की बात है, मैं समझाऊंगा तो क्या है वो। ये अभी जो दिखाया ये कैपेसिटर था और इसने अपने ऊपर चार्ज क्या किया था, स्टोर किया था, अपने ऊपर चार्ज को इसने स्टोर किया था। तो ये कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इस टैंक की तरह है। इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर, इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। ये एक डिवाइस है जो अपने ऊपर चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। वैसे कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर क्या कर सकता था, चार्ज स्टोर कर सकता था भाई। कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था भाई। सबसे पहले इसलिए मैंने किसकी बात करी, एक स्फेरिकल बॉडी की बात करी। एक स्फेरिकल बॉडी की बात करी मैंने इस तरह से, इसका कुछ रेडियस है और इसका चार्ज, आप इसको चार्ज देना स्टार्ट करिए। जब आप इसको कुछ चार्ज देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो मान लीजिए आपने इसको पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दिया भाई। तो जैसे जैसे इस पर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे ये पानी का टैंक भरता जा रहा था, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था। और एक हाइट पर पहुंचने के बाद इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो गया है और इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। और ज्यादा इसको पानी से भरेंगे, वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पर आकर इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, इतना हाई कि अब और ज्यादा चार्ज अगर आप इसको दोगे तो ये उस चार्ज को एयर में लीक कर देगा। मतलब एयर को आयनाइज करेगा, ये एयर से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा भाई। इस पर पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है तो ये अपने आसपास नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एयर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप इसको पॉजिटिव देना चाह रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा एयर से और क्या कर देगा, न्यूट्रल करना चाहेगा अपने आप को। तो अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, ये चार्ज लीक करने लग गया है, इससे ज्यादा चार्ज ये स्टोर नहीं कर सकता।
तो कितना चार्ज ये अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, किस बात पर डिपेंड करता है भाई, इसके साइज पर डिपेंड करता है। किस बात पर डिपेंड करता है, इसके साइज पर डिपेंड करता है। ये टैंक अगर और बड़ा होता भाई, मान लीजिए दो टैंक होते भाई इस तरह से, ये एक टैंक था और ये दूसरा टैंक है भाई इस तरह से, और मान लीजिए मैंने दोनों को सेम हाइट तक भर दिया भाई, मैंने दोनों को सेम हाइट तक भर दिया है, तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया है। पर क्या दोनों ने सेम पानी स्टोर किया है भाई? नहीं भाई, इसकी कैपेसिटी कम थी, थोड़ा सा पानी लेकर इसका पोटेंशियल हाई हो गया, उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, तो ज्यादा पानी लेकर उसका पोटेंशियल हाई हुआ, तो दोनों की कैपेसिटी अलग है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक बात यहां पर भाई, कितना चार्ज इसको दिया जा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका पोटेंशियल कितना था। जैसे जैसे इसको चार्ज देता जा रहा हूं, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, और जब पोटेंशियल काफी हाई हो जाएगा, ये और चार्ज लेने से मना कर देगा। किस पोटेंशियल पर पहुंचकर ये मना कर देगा, वो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज कितना स्टोर किया इसने अपने ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और एक कांस्टेंट लाया जाए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर, वो कांस्टेंट कैपिटल सी आएगा, और उसी कैपिटल सी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। उसी कैपिटल सी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो ये सी की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, ये कितना अच्छा या कितना बड़ा कैपेसिटर है। और इसकी तो एसआई यूनिट्स होनी चाहिए भाई, फिर इसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए। कि यूनिट्स क्या होंगी, मैं चार्ज को कूलम में रिप्रेजेंट करता हूं, मैं पोटेंशियल को वोल्ट में रिप्रेजेंट करता हूं, इसी तरह से मैं कैपेसिटेंस को फेराड में रिप्रेजेंट करता हूं। फेराड कैपेसिटर की क्या है, एसआई यूनिट्स है। फेराड कैपेसिटर की क्या है, एसआई यूनिट्स है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स आएंगे और उसमें कहा जाएगा मिली फेराड में कैपेसिटेंस है, तो 10⁻³ लगाकर फेराड में चेंज करूंगा। कभी कभी माइक्रो फेराड में गिवन होगा, तो 10⁻⁻6 फेराड होगा। चार्ज में आपने यूज किए हैं तो मुश्किल लगेंगे नहीं। पिको फेराड में अगर चार्ज गिवन है तो -12 लगाकर फेराड में क्या कर लिया जाए, चेंज कर लिया जाए। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का क्या है उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। मैं और तरीके से डिफाइन करूंगा कि पेपर में हम कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी पेपर में किस तरह से लिखा जाएगा। अदरवाइज कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटी किसकी, चार्ज स्टोर करने की, क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जैसे ओम्स लॉ में V = IR होता था, ऐसे यहां पर Q = CV एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, और ये पूछा है कि चार्ज कितना स्टोर किया होगा, तो Q = CV। चार्ज और पोटेंशियल गिवन है, तो C = Q/V। और Q और C पता है, तो V निकालने के लिए Q/C करेंगे। ये फॉर्मूला अपना घूमता रहेगा, और हम सब कुछ एसआई यूनिट्स में रखेंगे, चार्ज कूलम में, कैपेसिटेंस फैराड में, और पोटेंशियल वोल्ट में रखेंगे। तब हमारे आंसर्स इस तरह से आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो? क्या कह रहे हैं बेटे? आई थिंक मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है। बोलिए क्या कह रहे हैं आप? जो मैंने किसमें लिखा है, मिली 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 है बेटे। एक सेकंड बेटे, वॉइस बहुत ही कम आ रही है, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। स्पीकर तो ऑन है, ब्लूटूथ मेरा नहीं था, और लीड नहीं लगाई मैंने आज। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। एक बार फिर से बोलो। डिंपल पूछ रहे हो ना बेटे आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ वॉइस बहुत कम आ गई। फिर से बोलिए एक बार।
1 पीएफ पिको फैराड बेटे, पिको 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 फैराड। चलिए, तो कैपेसिटेंस जो है वो मतलब, और भी किसी ने कुछ पूछा? क्या पूछ रहे बेटे? अंशु पूछो। नैनो माइक्रो, पर नैनो में नहीं गिवन होगा, क्योंकि नैनो मोस्टली डिस्टेंसेस के लिए होते हैं, नैनो जो है, तो नैनो फेराड नहीं मिलेगा हमें, पिको फेराड, माइक्रो फेराड, मिली फेराड, मेगा। मेगा होगा तो 10⁻⁶ कर देंगे, बड़ा हो जाएगा, मेगा की बात करेंगे तो। क्लियर है अंशुल? हाँ, तो भाई ये यहां पर आपने देखा कि कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बनाना था, तो कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस किया मैंने कि चार्ज कितना स्टोर करेगा, ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। एक कांस्टेंट आना था, वो कांस्टेंट मेरे पास आया है कैपेसिटेंस, उसकी यूनिट फैराड है। अब कोई मुझे ये कहे डिफाइन, अब कोई मुझे ये कहे डिफाइन कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस को डिफाइन करिए कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई Q इज इक्वल टू बराबर आया सी वी के, Q इज इक्वल टू बराबर आया सी वी के। मैं चाहता हूं कि एक कंडक्टर है मेरे पास, चाहे किसी भी शेप का रहा, उस कंडक्टर का पोटेंशियल मैं चाहता हूं, खास तौर पर मान लीजिए स्फेरिकल है, मैं चाहता हूं कि उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, 1 वोल्ट। किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट करना है तो उसे चार्ज देना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाए, मैं चाहता हूं 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाए, तो इसके लिए चार्ज कितना देना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू सी वी, फॉर्मूला लगाया। अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया है तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, Q के इक्वल आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियल 1 वोल्ट, मैं चार्ज देता जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज उसको देना पड़ेगा, उतनी ही उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगा। आप एक बात बताइए, अगर ये दो टैंक थे इस तरह से, एक का डायामीटर कम है और एक का डायामीटर ज्यादा है, दोनों की हाइट सेम करनी है, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम करना है, तो भाई दोनों में मैंने पानी डाला, मैंने इसमें पानी डाला, ये यहां पहुंच गया, क्या ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा उतने ही पानी में? नहीं, सेम लेवल पर पहुंचने के लिए इस पहले वाले को ज्यादा पानी चाहिए, मतलब ये सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम करना है और उसके लिए एक को ज्यादा पानी चाहिए, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक इसी तरह से अलग अलग कैपेसिटर्स की कैपेसिटी अलग अलग होगी। मैंने कैसे डिफाइन करी, आप सबका पोटेंशियल 1 वोल्ट बनाओ और ऐसा करने के लिए उन सभी को चार्ज दो, जो सबसे ज्यादा चार्ज मांगेगा 1 वोल्ट के लिए, उसकी कैपेसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। जो सबसे कम चार्ज में अपना पोटेंशियल 1 वोल्ट पर ले जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम है, वो जल्दी भर गया है, उसकी कैपेसिटी कम है। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए बड़ा सिंपल है कि पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो चार्ज कितना देना पड़ेगा, ये कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द charge required, is the charge required to increase its potential, increase its potential by 1 volt, increase its potential by 1 volt। तो इसका कैपेसिटेंस 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए आपको जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है वही क्या कहलाएगा, उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर जो है वो क्या है, ये मेरे पास अलग अलग साइज के कैपेसिटर है, ये एक छोटा कैपेसिटर है इस तरह से, और ये इसके बाद भाई बड़ा कैपेसिटर है, एक वो फैन वाला दिखाया था मैंने, अलग अलग कैपेसिटर्स है। मान लीजिए इसमें से एक को 10 माइक्रोकूलम चार्ज चाहिए, एक को 20 माइक्रोकूलम चाहिए, एक को 30, सबका पोटेंशियल कितना करना है मुझे, 10 वोल्ट करना है। तो 10 वोल्ट करना है सबका पोटेंशियल,
तो उस कंडीशन में जिसने ज्यादा चार्ज मांगा उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। और कौन कितना चार्ज स्टोर करेगा, किसका कितना कैपेसिटेंस होगा, इसके अलावा किन चीजों पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा और सेपरेशन पे किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये हम डिटेल में जानेंगे। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? 1 फैराड की डेफिनेशन बनानी है कि 1 फैराड कितना कैपेसिटेंस होता होगा भाई। मुझे कहा जाए डिफाइन 1 फैराड, 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी? कोई कैपेसिटर अगर 1 फैराड का है, यानी किसी का कैपेसिटेंस अगर 1 फैराड है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन भी आप फॉर्मूले से ही बनाइए, इसकी डेफिनेशन भी आप फॉर्मूले से ही बनाइए कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो Q इज इक्वल टू सी वी में मैंने क्या कहा कि अगर 1 वोल्ट का क्या करना है पोटेंशियल, और अगर उसके लिए चार्ज कितना देना पड़े 1 कूलम, तो कैपेसिटेंस C, यहां से C इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Q बाई वी। 1 कूलम चार्ज देने पर अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाता है, तो कैपेसिटेंस इसका मतलब उसका कितना था? 1 फैराड। तो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, अ कैपेसिटर, अ कैपेसिटर which have which require, a capacitor which require 1 coulomb charge, a capacitor which require 1 coulomb charge to increase its potential, to increase its potential by, to increase its potential by 1 volt, to increase its potential by 1 volt is of 1 farad, is of 1 farad। अगर किसी कैपेसिटर को 1 कूलम का चार्ज चाहिए अपना पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर जो था वो कैपेसिटर 1 फैराड का था। इसका मतलब वो जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर कितने का था? 1 फैराड का था, और उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हमने इस तरह से डिफाइन किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, आगे बात करते हैं और आगे जानेंगे। यहां तक की बातें आपने कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन में समझ ली कि कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस किया, एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV बनकर आया है मेरे पास। और अब भाई हर बार हम क्या करते हैं, किसी चीज को जनरल तरीके से डिफाइन करते हैं और फिर स्पेशल क्या बनाते हैं? फॉर्मूले। और मैं किसका फॉर्मूला बनाने वाला हूं? मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं एक स्फेरिकल कैपेसिटर का, कि अगर मेरे पास एक स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मुझे डेरिवेशन करना है किसका? कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। भाई क्या क्या कैपेसिटर हो सकते हैं? स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर हो सकता है, सिलेंड्रिकल, ये आप जो देख पा रहे हैं ये कैसी शेप के हैं? सिलेंड्रिकल शेप के कैपेसिटर हैं। और जिसे हम सीबीएसई में डिटेल में पढ़ेंगे वो होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आमने सामने 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी जिसके अंदर। तो ये हो सकते हैं अलग अलग तरह के। स्फेरिकल कैपेसिटर की थोड़ी सी बातें पढ़नी हमें, और सिलेंड्रिकल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। मेंस का जिसे कराऊंगा, मेंस और नीट वालों को डेरिवेशन बताऊंगा मैं कि सिलेंड्रिकल का भी कैसे किया जा सकता है। डेरिवेशन हर किसी का कर सकते हैं आप एक फॉर्मूला जानने के बाद में। तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसको कुछ चार्ज दे दिया जाएगा इस तरह से। तो कुछ चार्ज मैंने इसको दिया और इसने अपने सरफेस पर उसे क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। होलो मेटल है ये मान लीजिए। तो इसके सरफेस पर कुछ Q चार्ज मैंने क्या किया? स्टोर कर दिया। और कुछ V इसका क्या हो गया है? पोटेंशियल। तो कुछ V इसका क्या हो गया है? पोटेंशियल हो गया है। और R इसका क्या था? रेडियस। R इसका क्या था? रेडियस था। तो R रेडियस का ये एक स्फेयर है और इसको कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने दी, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V। इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन है ये। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखिए आप यहां पर कि कंसीडर अ स्फेरिकल शेल, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, of radius capital R and having charge small q, sorry capital Q, having charge capital Q on surface। तो ये इसका क्या है, चार्ज इसको दिया गया, therefore potential of sphere, अगर ये चार्ज इसके ऊपर है सरफेस पर तो इसका पोटेंशियल कितना होगा भाई। स्फेयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद कराया गया, के क्यू बाई आर। तो क्या था फॉर्मूला, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इस फॉर्मूले से आपने इस स्फेयर का क्या जाना था, पोटेंशियल जाना था, के क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल आपने जान लिया था इस तरह से। ये अगर पोटेंशियल है तो देयरफॉर कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया तो कुछ V इसका पोटेंशियल हो गया, तो कैपेसिटेंस इसका क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मूला है Q बाई V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाई V और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज Q है इसके ऊपर और पोटेंशियल है के क्यू बाई आर। चार्ज से चार्ज कैंसिल होगा तो आर को ऊपर भेजू आर अपॉन में के। भाई के को अगर मैं थोड़ा इस तरह से लिखूं कि के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाई ये ऊपर भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां कांस्टेंट है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि जितना बड़ा स्फेयर होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होगी और इसलिए इसका कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप याद करिए, आप फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल शुरुआती टॉपिक को याद करिए, जब मैंने आपको कंडक्शन पढ़ाया, जब मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करिए, मैं दो स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाता था, जब मैं कहता था आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर के केस में मैं टोटल चार्ज को आधा आधा बांट देता था भाई। क्यों, क्योंकि किसकी कितनी कैपेसिटी होगी ये रेडियस पे डिपेंड करता है भाई। तब तक चार्ज शेयर होता था जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और दोनों अगर सेम साइज के हैं तो बराबर चार्ज मांगेंगे पोटेंशियल सेम करने के लिए, और टोटल चार्ज को आधा आधा डिवाइड कर लेते थे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता था, चार्ज का फ्लो रुक जाता था, क्योंकि कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आइडेंटिकल साइज नहीं होता था, एक का साइज ज्यादा होता था, एक का साइज अगर कम होता था, तो चार्ज रेडियस की डायरेक्ट रेशियो में पड़ जाता था। जिसका रेडियस ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा, वो ज्यादा चार्ज मांगेगा, जिसका रेडियस कम उसकी कैपेसिटी कम और वो कम चार्ज स्टोर करेगा अपने ऊपर। चार्ज की रेडियस की डायरेक्ट रेशियो में चार्ज को मैं वहां डिवाइड करता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद है आपको ऐसा कुछ? हाँ, तो बिल्कुल बच्चों का कहना है कि सर ऐसा कुछ आपने कराया था, और वो कॉन्सेप्ट उस वक्त ऐसा क्यों था, ये मैं हर बार कभी कभी बताता हूं कि ये चीज आज आप जान लीजिए, मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा इसका रीजन। तो वो रीजंस आते जाएंगे हमारे सामने, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा अभी इस तरह से उनको कि कब हमने कहा ऐसा पढ़ा था। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर आर बाई के भी कहा जा सकता है। मैंने के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद भाई जो है वो देखा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया है,
और ये कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अब बात करते हैं कि भाई यहां पर बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस आसान से क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर। अगर आपको रेडियस पता है तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फेराड का आइसोलेटेड कैपेसिटर भाई, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसी हो जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फेराड, तो मैं कहूंगा 1 फेराड का अकेला कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है। आप कई सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में, पैरेलल में मिलाकर तो बना लेंगे बड़ा कैपेसिटर भाई। सीरीज में, पैरेलल में हम लगाएंगे तो उनका टोटल आंसर कैसे आएगा, इसी वीक में, इसी चैप्टर में जानेंगे। इसी वीक में इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे हम, तो ये वहां पर हम जान पाएंगे। लेकिन अगर बात आ जाए क्या कि एक अकेला कैपेसिटर 1 फेराड का, जिसकी कैपेसिटी 1 फेराड हो, तो भाई 1 फेराड बहुत बड़ी अमाउंट है कैपेसिटेंस की, पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन भी इसलिए ये कहा जा सकता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस पर बेस्ड आपसे क्या पूछा जा सकता था, तो ये कुछ ऐसी बात थी भाई इस तरह से कि show that an isolated capacitor of 1 farad is not possible। 1 फेराड का अकेला कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये, और इसके लिए बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी भैया। मैं मान लेता हूं कि एक स्फेरिकल बॉडी हमारे पास है और उस स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेराड। तो ये देखते हैं कि कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट चाहिए कि इसके लिए हमें। अगर मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस लेट कर लिया जाए, तो कॉन्ट्राडिक्शन से पढ़ेंगे कि लेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 फेराड। मान लेते हैं एक बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेराड है। अगर इस बॉडी का कैपेसिटेंस 1 फेराड होगा, तो 1 फेराड अगर कैपेसिटेंस है तो साइज क्या रहा होगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। आर इज इक्वल टू सी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और भाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के ही तो है, इसे 9 इंटू 10⁻⁹ लिखा जा सकता है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फेराड है। तो रेडियस कितना होता है इसका, 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता। अगर 1 फेराड का एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता तो उसका कैपेसिटेंस, उसका रेडियस कितना होता, 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर का होता। भाई अर्थ, it is much bigger than our earth, it is much bigger than our earth। भाई इतनी बड़ी एक स्फेरिकल बॉडी तो हमारी धरती से भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारी धरती का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर है भाई। अगर 1 फेराड का कैपेसिटर आप बनाने चले स्फेरिकल शेप का, तो धरती से भी बड़ी ऑब्जेक्ट चाहिएगी, क्योंकि हमारी धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर, हमारी धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर है। मैंने उसे मीटर में चेंज कर इस तरह से लिखा है ताकि आप कंपैरिजन कर सके कि यहाँ 10⁻⁹ है, वहां 10⁻⁶ है। 1 फेराड का कैपेसिटर बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए मैं कहूंगा सो इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है 1 फेराड का अकेला कैपेसिटर बनाना, सो इट इज नॉट पॉसिबल, और इसीलिए ये बनाना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? हाँ, क्लियर है सभी बच्चों को? डिंपल क्या प्रॉब्लम आई? ये जो लिखा है मैंने, सी कैपेसिटेंस था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू थी ना बेटे,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो ये डिवाइड में 1 तभी तो बना, तभी तो के लिखा, और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रख दी। डिंपल ओके है? हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं पूछ रहे हो कुछ बेटे? चलिए भाई, आपको ये क्लियर है तो आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं कि ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात थी। तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात थी। तो बच्चे भाई मुझे बताएंगे आपसे, क्योंकि मैं ऐप पे ये वीडियो है तो इस पे क्लियर भी आती है वीडियो, और रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आपके लिए रहता है, इसीलिए इस ऐप पर क्लासेस की हैं। आई होप सभी को ये सूट कर रही होगी, सही होगी। बाद में जो देख पा रहे हैं, जो अभी नहीं लाइव देख पा रहे हैं, उनके लिए भी रिकॉर्ड रहेगी और रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी आपको, तो इसलिए सभी बच्चे इसे कवर भी कर पाएंगे। तो जैसा भी हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे रिव्यूज दीजिएगा। क्वालिटी सही आ रही है बेटे सभी को? चलिए, बोर्ड बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। भाई हमें डिटेल में जिसे पढ़ना है उसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया दो प्लेट्स की हेल्प से, जिन्हें पैरेलल रखा जाएगा। तो पैरेलल रखा जाएगा जिन्हें, और दो प्लेट्स हैं इस तरह से आमने सामने रखी गई है, इस तरह से। पर आप एक बात बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। अगर मान लीजिए ये एक प्लेट होती है इस तरह से, ये एक क्या होता, मान लीजिए कंडक्टर होता इस तरह का, और आपको कहा जाए इस कंडक्टर को चार्ज दीजिए भाई। तो आप इस कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे, तो ये प्लेट जो थी, ये एक मेटल की प्लेट है, और आपने अगर इसको कुछ चार्ज दिया, तो इसने अपने ऊपर इस तरह से कुछ चार्ज क्या कर लिया होगा, स्टोर कर लिया होगा। तो इसने अपने ऊपर कुछ चार्ज क्या कर लिया, स्टोर कर लिया इस तरह से। तो मान लीजिए अब और ज्यादा चार्ज लेने से ये मना कर रही है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अपनी बॉडी पर स्टोर करने के बाद इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है, और अब और ज्यादा चार्ज ये अपने ऊपर स्टोर नहीं कर रही है। तो इसकी कैपेसिटी तो फुल हो गई भाई इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसके पास, अगर मैं इसके पास क्या किया जाए भाई इस तरह से, अगर मैं इसके पास एक अनचार्ज प्लेट ला देता, या फिर अपोजिटली चार्ज ले आता भाई, इसके सामने एक ऐसी प्लेट ले आता जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल है, मान लीजिए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सामने वाली प्लेट पर, पास वाले एंड पर क्या करेगा, नेगेटिव इंड्यूस करेगा। पास वाले एंड पर क्या इंड्यूस करेगा, नेगेटिव, और दूसरे वाले एंड पर क्या करेगा, पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। बट मैंने उसकी मान लीजिए क्या कर दी, अर्थिंग कर दी भाई। मान लीजिए मैंने दूसरे वाले एंड पर क्या कर दिया भाई, मैंने अर्थिंग कर दी है उसकी। तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दूसरी तरफ पॉजिटिव आने थे, बट मैंने अर्थिंग कर दी। आपने तो इंडक्शन में पढ़ा है बड़े अच्छे से। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को ग्राउंड से आकर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इस तरह से। इस सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव की प्रेजेंस क्या करेगी भाई, इसका इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कैसा था, पॉजिटिव था। मान लीजिए 5 वोल्ट था भाई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 5 वोल्ट का इसका पोटेंशियल था, और 5 वोल्ट पोटेंशियल होने के बाद इसने और चार्ज लेने से मना कर दिया भाई।
पर आप चाहते कि और चार्ज स्टोर करे। आपने क्या किया, इसके सामने दूसरी प्लेट लाकर रख दी भाई। दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल करेगा, नेगेटिव में पोटेंशियल बताएगा आपको भाई। मान लीजिए ये पहली प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट था, सेकंड वाली प्लेट के कारण यहां इसके सरफेस पर भाई, उसके कारण कुछ थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन उस नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। आपने क्वेश्चन किए भाई ऐसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिस पर पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। या फिर बीच में ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, कुछ पोटेंशियल किसका होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। जो दोनों का सम करूंगा वो टोटल पोटेंशियल होगा। ठीक इसी तरह से इस पहली वाली प्लेट का पोटेंशियल प्लस का 5 वोल्ट था मान लीजिए। पास में जब दूसरी प्लेट रखी है आपने और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस का पोटेंशियल होगा, मान लीजिए माइनस का 1 वोल्ट है। तो दोनों का सम करूं तो अब इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है, 4 वोल्ट है। अब इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है, 4 वोल्ट है। वो दूसरी प्लेट जब यहां पर नहीं थी, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया जब मैंने इसको कुछ चार्ज दिया। और मैं वो चार्ज भी लेट कर लेता हूं, मैंने 5 कूलम चार्ज इसको दिया था, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया था और चार्ज ले नहीं पा रहा है, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई भाई। बट सामने जब एक दूसरी प्लेट सामने आई, उसकी प्रेजेंस के कारण, उस पर अपोजिट चार्ज था, उसकी प्रेजेंस ने इसके प्लेट के पोटेंशियल को कम कर दिया, 5 से घटाकर 4 कर दिया। तो भाई ये तो कितनी कैपेसिटी थी इसकी, 5 वोल्ट तक पहुंचने की कैपेसिटी थी इसकी। 5 कूलम चार्ज स्टोर कर ये पहले 5 वोल्ट पर आ गया था और चार्ज लेने से मना करा था। बट सामने वाले की प्रेजेंस के कारण इसका पोटेंशियल 5 से 4 वोल्ट हो गया है। ये चाहेगा मेरा पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाए दोबारा से, लेकिन उसके लिए तो इसे और चार्ज चाहिए भाई, क्योंकि इस चार्ज पर तो इसका पोटेंशियल अब कम हो गया है, इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो गई है। सामने वाले के आने से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। दोबारा अपना पोटेंशियल 5 वोल्ट ले जाने के लिए इसको और चार्ज की जरूरत है, पहले से ज्यादा चार्ज ही अपने ऊपर स्टोर कर पा रहा है सामने वाले की प्रेजेंस के कारण। यही एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि सिंगल कंडक्टर होगा, अगर आपके पास सिंगल कंडक्टर होगा तो वो कुछ चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता था, लेकिन उसके सामने अगर अपोजिट चार्ज वाला या न्यूट्रल, अपोजिट चार्ज वाला ले आएंगे हम और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अपोजिट चार्ज वाला कंडक्टर सामने लाके रख दूं तो इसकी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अभी और ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। और यही एक कैपेसिटर का क्या है, प्रिंसिपल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो क्विकली। हाँ, और क्योंकि ये सिर्फ समझने की बातें थी, मैं पेपर में ऐसे तो नहीं लिख सकता। मैं पेपर में क्या लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इस तरह से। क्या एक्सप्लेन करूंगा पेपर में कि क्या प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। आपको पूछा जाए कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, भाई पेपर में आया है, ये बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी बुक में नहीं मिलेगा। और बोर्ड में पूछा गया कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताइए, ये थोड़ा सा कट गया वीडियो में, ये प्रिंसिपल लिखा मैंने यहाँ पर, ध्यान रखिएगा कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, it is based on the principle, it is based on the principle that the capacitance, that the capacitance of a conductor, that the capacitance of a conductor increases when an oppositely charged, when an oppositely charged conductor is brought nearby, is brought near it या nearby। तो अगर किसी कंडक्टर के आसपास एक अपोजिट चार्ज वाले कंडक्टर को मैं ले आऊं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, पहले वाले का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो पहले से
ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। अंजलि समझ में आया बेटे आपको? वेरी गुड। शिवम आपको आया समझ में? हाँ डिंपल बोलो। अगर ये हटा दूंगा बेटे तो इसका पोटेंशियल तो ज्यादा होगा भाई, तो फिर इसका कैपेसिटेंस उतना नहीं होगा, ये चार्ज नहीं स्टोर करना चाहेगा उतना, लीकेज होने लगेगी चार्ज की एयर में भाई। ठीक है, ओके। हाँ, तो ठीक है भाई, अब हम और आगे जो है वो बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई। इस तरह से दो प्लेट्स आमने सामने रखकर क्या बनता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। और अब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन 2 से 3 नंबर में ये पेपर में अनेकों बार पूछा गया है और बड़ा ही आसान है, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत सारे डेरिवेशन और क्वेश्चंस होंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आज का लास्ट डेरिवेशन होगा, लेकिन कल के क्वेश्चंस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी जाए तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें डिराइव करना है। तो डायग्राम में पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है भाई, अगर इसकी बात आए तो ये दो प्लेट्स कैसी पैरेलल रखी जाए भाई, दो प्लेट्स कैसी रखी जाए, पैरेलल रखी जाए इस तरह से। तो ये दो प्लेट्स हमने कंसीडर करी हैं। एक प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एक प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिटली चार्ज है ये। और दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस का क्यू और दूसरी प्लेट पर चार्ज है माइनस का क्यू। दूसरी प्लेट पर चार्ज कितना है, माइनस का क्यू। और एरिया, एरिया इन प्लेट्स का, एरिया ऑफ प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स का एरिया कितना है, कैपिटल ए। ये एक तो बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट करी गई होगी भाई, और दूसरे वाली कनेक्ट करी गई बैटरी के नेगेटिव पर। तो एक को बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट किया गया, एक को बैटरी के नेगेटिव पर। तो इसीलिए अगर इस तरह से बैटरी के पॉजिटिव पर ले जाऊं एक को और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव पर, अभी आपने देखा था भाई इस तरह से मैंने ये जो स्विच में लगाया था इस तरह से, एक को पॉजिटिव पर एक को नेगेटिव पर लगाया, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जाकर स्टोर हो गया होगा, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया होगा जाकर भाई। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी। तो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। अभी दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, अभी दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन बता सकता है भाई मुझे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन बता सकता है आप में से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इस प्लेट की डेंसिटी है प्लस सिग्मा और उस वाली प्लेट की डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो आपको याद आएगा गॉस थ्योरम पर बेस्ड, गॉस थ्योरम पर बेस्ड मैंने दो प्लेट्स का, दो प्लेट्स का क्या कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कराया था। तो एक बार दोनों पॉजिटिव प्लेट्स ली थी, एक बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट ली थी भाई। दोनों प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपको याद आएगा एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बीच में दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों दूसरे से, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन सेम, ऐड करने पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है?
क्लियर है बेटे सभी बच्चों को? हाँ अंशु, ध्यान से मैंने क्या कहा कि पहली बात तो एक प्लेट से गॉस थ्योरम लगाई थी हमने, और एक बड़ी सी शीट है मान लीजिए, तो किसी प्लेन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमारा कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। डिस्टेंस पे ये डिपेंड भी नहीं करता। इस एक्सप्रेशन को याद करिए, गॉस थ्योरम की हेल्प से फर्स्ट चैप्टर में आया था ये। पहले वायर का डेरिवेशन किया था, फिर ये शीट का डेरिवेशन किया था। एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और किधर पॉजिटिव से डायरेक्शन किधर होगी भाई, नेगेटिव की तरफ होगी। नेगेटिव से भी डायरेक्शन उधर की तरफ ही है। दोनों प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। एक से मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने ऐड कर दी और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगी दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है भाई, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी होती, तो प्लस की प्लेट में माइनस की प्लेट में 10 वोल्ट का डिफरेंस होता। 5 वोल्ट की बैटरी होती तो प्लस और माइनस में जितने वोल्ट की बैटरी उतना ही इस पॉजिटिव में और नेगेटिव प्लेट में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां से चार्ज तब तक स्टोर होता रहा जब तक जो इस पॉजिटिव का पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल ना हो जाए किसका, इस प्लेट का। उधर दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज तब तक स्टोर होता रहा जब तक जो पोटेंशियल इस नेगेटिव का है उतना ही ना हो जाए भाई। तो थोड़ी ही देर में चार्जिंग हो गई, आपने देखा मैंने इस कैपेसिटर को स्विच में डाला था, एक ही बार स्पार्क हुई थी, चार्ज इसकी एक प्लेट पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव स्टोर हो गया, फिर नहीं हुई, क्योंकि फिर पोटेंशियल सेम हो गया और ये इस तरह से क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया है इस तरह से। अब ये देखिए कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स है, दोनों का एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है डी, और एक पर प्लस क्यू चार्ज एक पर माइनस क्यू चार्ज, चार्ज अपॉन में एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई, एक की प्लस सिग्मा दूसरे की माइनस सिग्मा। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, ये डिराइव करना था हमें। आप लिखिए कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with area of plates, area of plates capital A each separated by distance small d in vacuum। दोनों के बीच में स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस है, और वैक्यूम में सेपरेटेड है भाई। फिलहाल दोनों प्लेट्स के बीच में खाली स्पेस है, वैक्यूम है भाई इस तरह से। अगर ऐसा है देयरफॉर पोटेंशियल पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स वी। अगर इस पॉजिटिव प्लेट में और इस नेगेटिव प्लेट में अगर V वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर V वोल्ट का पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी है भाई, V बाई डी लिखा जा सकता है। और ये कहां से आया, हर बच्चे के दिमाग में आई ये बात जरूर, लेकिन उसे याद आ जाएगा जब मैं कहूंगा कि इसी चैप्टर में आपने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला डेरिवेशन क्या कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, उनके बीच में dV क्या है, डिफरेंस, और dr क्या है उनके बीच का डिस्टेंस। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो माइनस साइन को तो छोड़ दिया, मैग्नीट्यूड देखिए क्या लिखा भाई मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी होगी, इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट के बीच में डिफरेंस कितने का है पोटेंशियल का,
एक का +5 वोल्ट है, एक का -5 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 10 वोल्ट का, यानी कुछ V वोल्ट का। तो V क्या है? दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस। और D दोनों प्लेट्स का बीच का क्या है भाई? डिस्टेंस। तो E इज इक्वल टू dV/dr वाले फॉर्मूले का यूज कर कर मैंने लिखा कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? V दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और D दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। भाई यहां तक क्लियर है हर बच्चे को? हाँ, तो फिर E इज इक्वल टू V/D लिखने के बाद अब मैंने ये कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखी जा सकती है, मल्टीप्लाई में डी चला गया। ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है किसका? पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है भाई। अगर ये पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया है आपके पास, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई आपने? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू बराबर है Q डिवाइडेड बाई V। इतना ही प्लस का चार्ज इस पर, इतना ही माइनस का, एक के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे भाई। चार्ज कितना स्टोर किया और डिवाइडेड बाई पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। चार्ज को सिग्मा इनटू में एरिया लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां लिख दिया भाई बराबर में मैंने, सर सिग्मा होती है टोटल चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज लिखा जा सकता है सिग्मा इनटू में एरिया। पोटेंशियल की वैल्यू निकाली आपने सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल की वैल्यू निकाली आपने सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाए यहां पर? कैंसिल। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। सभी बच्चे ध्यान दे भाई, कभी आपको ये कहा जाए कि अगर इन प्लेट्स का चार्ज इंक्रीज करूं तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर आप चार्ज इंक्रीज करते हैं तो फिर पोटेंशियल भी तो इंक्रीज हो जाता है, और कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट रहता है। चार्ज और पोटेंशियल पर क्या नहीं होता? कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता भाई। चार्ज और पोटेंशियल तो भाई, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो यानी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना ज्यादा इन प्लेट्स का एरिया होगा उतना ज्यादा इसका कैपेसिटेंस होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सेपरेशन जितनी कम करूंगा कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट्स की एरिया पर डिपेंड करता है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है भाई मीडियम पर। मेरा एक्सप्रेशन आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है? वैक्यूम। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक से भर दिया जाए भाई, अगर मैं इसे किसी डाई इलेक्ट्रिक से भर दूं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में खाली स्पेस ना रहने दूं, तो इफ डाई इलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, if dielectric is introduced, if dielectric is introduced in space between plates, in space between plates, प्लेट्स के बीच के स्पेस को अगर डाइलेक्ट्रिक से भर दूं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, तो नया कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगा दीजिए भाई। कूलम्ब्स लॉ में आपने सीखा था, एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगा दीजिए। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, अब के और लग जाएगा। यानी अगर दोनों प्लेट्स के बीच में वाटर भर दिया मैंने, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 था, कैपेसिटेंस 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कैपेसिटर इतने हैवी कैसे बनाए गए? इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा गया भाई, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, और इसीलिए ये इतना ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर पाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को आज की बातें? बोलिए।
गौरव, मयंक, तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही, तुम बोल रहे हो, कभी दोबारा तो नहीं कनेक्ट हो गए इससे? हेलो। अच्छा, क्लियर है, गौरव को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कल मजा आएगा इस बारे में पढ़ने में, जब हम और आगे जानेंगे सीरीज पैरेलल की बातों को भाई। तो आज की क्लास में इतना ही होगा भाई। ये क्लास रिकॉर्डेड है और अवेलेबल रहेगी आपको ऐप पर कुछ टाइम में अवेलेबल होगी, मेरे ख्याल से विद इन 24 आवर्स या उससे पहले ही आ जाएगी। तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं भी आती है तो बाकी बच्चों के लिए दूसरा कुछ सॉल्यूशन देखेंगे भैया। गुड बाय।